अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल हिमालय किस्त नंबर 40। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। कीथरो इस बड़े हाल में बादशाह खान का मुंतज़िर था। बहुत कम ऐसे हालात पेश आए थे कि कीथरो को बराह रास्त बादशाह खान की खिदमत में हाजिर होना पड़ा था। तंजीम का सरबराह बहुत कम लोगों से मिलता था। आम लोगों को तो उनके बारे में पूरी तफसील भी नहीं मालूम थी और कीथरो हर चंद की आम नहीं था, लेकिन बस उसे एक हद तक कि बादशाह खान के बारे में मालूमात थी। वो जानता था कि बादशाह खान एक कबायली आदमी है। भेड़िए के नाम से उसे तशबीह दी जाए तो ये मजाक होगा, क्योंकि भेड़िए इस कदर खूंखार नहीं होते जिस कदर बादशाह खान था। इस तमाम अरसे में आज चौथी बार वो बादशाह खान के सामने आ रहा था। इस शख्स को देखकर ही हैबत तारी होती थी। गो कीथरो खुद भी कोई मामूली इंसान नहीं था। हॉल की खूबसूरत कालीन पर वो चहलकदमी करता रहा। इसकी जुर्रत नहीं हो रही थी कि बैठ जाए। बहर सूरत इंतज़ार का वक्त ख़त्म हुआ। वो खूबसूरत पर्दा हिला जो हॉल के अंदरूनी दरवाजे पर पड़ा हुआ था, और उससे वही सुरखुस सफ़ेद देव कामत शख्स अंदर दाखिल हुआ, जिसकी दोनों भवें कनपेटियों की जानिब चढ़ी हुई थी। लंबी सफ़ेद बर्राक दाढ़ी और धाने पर बिखरी हुई सफ़ेद मूछें उसे एक अजीब शख्सियत बनाकर पेश करती थी। बदन पर वही कबायली लिबास था जो उस पर बेपना जचता था। कीथरो ने बारहा उसकी उम्र के बारे में अंदाज़ा लगाया था, लेकिन उसकी अकल साथ नहीं देती थी कि इतनी उम्र का शख्स इस कदर मुस्तैद, चुस्त और चालाक हो सकता है। वो कोई रेस्लर मालूम होता था। बहरतौर कीथरो ने हमेशा की तरह आज भी खुद को उसके सामने हकीर चूहे की मानद पाया। वो रुकू के अंदाज में झुक गया था। बादशाह खां एक कुर्सी पर जा बैठा। हाँ, रिपोर्ट दो। क्या रिपोर्ट है? इसकी गुर्राहट में आवाज़ उभरी। जिस कदर तहकीकात हुई है जनाबे वाला, इससे कोई सही पता नहीं चलता कि क्योंकि वो लोग मारे जा चुके हैं जो उस वक्त वहाँ मौजूद थे। 5 अफराद थे। हमारा हेलीकॉप्टर भी तबाह हो गया और अब इसका ढांचा भी नहीं उठा सकते। कैसे तबाह हुआ, ये तो तफसील मुझे तुमसे मालूम करनी है। बादशाह खां की गुर्राहट उभरी। जनाबे वाला, गिरीथाओं के आदमियों का कहना था कि उन लोगों ने ज़बरदस्त फ्रॉड किया है। हर चंद के गिरीथाओं के आदमी भी नकली नोट लेकर पहुंचे थे और उसने हीरों की थैली उनके हवाले कर दी थी। लेकिन इसके बाद गिरीथाओं के आदमी ने उन पर हमला कर दिया और पूरी कोशिश भी की, और नतीजे में ये सब कुछ हुआ। प्रोग्राम के मुताबिक हमें गिरीथाओं के आदमियों से हीरे अपनी तहवील में ले लेने थे, इसलिए हमने अपने आदमियों को हेलीकॉप्टर पर रवाना कर दिया। लेकिन इन लोगों ने हेलीकॉप्टर को भी मार गिराया और हमारे आदमियों में से एक भी जिंदा न बचा। हेलीकॉप्टर पर कोई निशान था? बादशाह खान ने पूछा। जी नहीं, सबसे पहले यही काम किया गया था कि हेलीकॉप्टर से तमाम निशानात साफ कर दिए गए। मैं खुद जली हुई लाशों के पास पहुंचा था और अच्छी तरह इजाज़ा ले लिया था कि उनमें से किसी चीज़ से हमारी निशानदही ना हो सके। यकीनन तुमने इस सिलसिले में मुहारत से काम लिया होगा कीथरो, बादशाह खान ने कहा। जी हाँ जनाब, मैं इसकी तमाम जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार हूँ। पुलिस हेलीकॉप्टर के बारे में कोई तहकीकात नहीं कर सकेगी, ये नहीं बता सकेगी कि वो किसका था, लेकिन 5 आदमी और हेलीकॉप्टर की तबाही किस हिसाब में जाएगी? क्या तुम बराह रास्त गिरीथाओं से बातचीत की है? नहीं जनाब, मैंने उसके आदमी गाउद से उस सिलसिले में बात की है। गिरीथाओं से मेरी बात कराओ, उस सामने ट्रांसमीटर सेट मौजूद है। बादशाह खान ने कहा। कीथरो जल्दी से हॉल के कोने में बने हुए छोटे से कैबिन में पहुंच गया जो शीशे का था। इसके पीछे दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा ट्रांसमीटर सेट रखा हुआ नजर आ रहा था। इसने ट्रांसमीटर सेट पर गाउद की फ्रीक्वेंसी सेट की। चंद लम्हात के बाद गाउद से रब्ता कायम हो गया। कीथरो बोल रहा हूँ। हाँ मिस्टर कीथरो, कोई नई बात? मैं अपने चीफ के ऑफिस से बोल रहा हूँ। चीफ मिनिस्टर गिरीथाओं से बात करना चाह रहे हैं। चंद लम्हात इंतज़ार करें, मैं रब्ता कायम करके इत्तला देता हूँ। दूसरी तरफ से आवाज़ आई। ओके, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, कीथरो ने कहा, और थोड़ी देर के बाद ट्रांसमीटर पर दोबारा आवाज़ सुनाई दी। मिस्टर कीथरो, चीफ मौजूद है, बस एक लम्हा इंतज़ार करो, मैं अपने चीफ को इत्तला दूँ। कुछ लम्हात के बाद बादशाह खां ट्रांसमीटर पर मौजूद था। कौन बोल रहा है? बादशाह खां की गुर्राहट उभरी। गिरीथाओं बोल रहा हूँ बादशाह खां, गिरीथाओं ने जवाब दिया। क्या कहते हो इस तमाम मसले पर? बादशाह खां ने सवाल किया। बस गलती हो गई, हीरे हमारे हाथ नहीं आ सके। हमारे भी आदमियों को नुकसान हुआ और आपके आदमियों का भी। मैं इस नुकसान को तुम्हारे हिसाब में डालता हूँ गिरीथाओं, तुम्हें इसका भरपूर मुआवजा अदा करना होगा, समझे तुम? समझ गया बादशाह खां, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस तमाम तर जिम्मेदारी मुझ पर न डालो। मैंने तुमसे एक मुखलिसाना सौदा करने की कोशिश की थी। कामयाबियाँ और नाकामियाँ तो हम लोगों के दरमियान चलती ही रहती हैं। बकवास मत करो। अगर तुम बैकॉक में रहना चाहते हो तो तुम्हें इन हिमाकतों का खमियाजा भुगतना होगा।
तुम लोग मुजरिमाना कार्रवाइयाँ करने तो निकल पड़ते हो, लेकिन ज़हनों में कुछ नहीं है। तुम्हारी खोपड़ियाँ खाली हैं। तुम दुश्मन को इतना बेवकूफ़ क्यों समझते हो? और फिर जब नकली हीरो की सही तहली हाथ में आ चुकी थी तो इसके बाद उन लोगों पर फायरिंग करने की क्या ज़रूरत थी? तुमने भी तो उन्हें नकली नोट दिए थे, फिर इसमें परेशानी की क्या बात थी? कसूर मेरा नहीं है बादशाह खां, बल्कि मेरे साथियों का है, और मैंने इस सिलसिले में उन्हें सख्त तरीन हदायत दी है। बाकी रही बैंकॉक में रहने की बात तो बादशाह खां, ये धमकी मुनासिब नहीं है। मैं तुमसे मुकम्मल तौर पर दोस्ताना ताउन करना चाहता हूँ। आज एक गलती हो गई, कल मुमकिन है कोई गलती ना हो, इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि तुम भी मेरा एहतराम करो। हम दोनों मुख्तलिफ मरहलों पर काम करने वाले हैं। तुम अपना काम करते रहो, मैं अपना। इसके बरक्स ज़रा सी बात पर नाराज़ होकर हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करना शुरू कर दी तो फिर जाहिर है कि दिल जमी से तुम भी ना काम कर सकोगे ना मैं। ओह ग्रीथाओ, अपनी औकात से बढ़ रहे हो। अगर हीरो का मामला ना होता तो शायद तुम्हें मुंह लगाना भी पसंद ना करता। बहर तौर मुझे मुआवजा दरकार है, यह मुआवजा मेरे पास भिजवा दिया जाए। इस पर भी तुम्हारी गुलखलासी नहीं होगी। अपने आदमियों के साथ हीरो की तलाश में रहो। सुनो, अगर तुम हीरे तलाश करके मेरे हवाले कर सके तो मुआवजे की जो रकम तुमसे वसूल की जा रही है वापस मिल जाएगी। बस मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता। ठीक है बादशाह खान, मुआवजे का तयन करके मुझे इत्तला भिजवा दें। बादशाह खान, मैं नहीं चाहता कि इस तीसरे गिरोह को हम दोनों की चपखिलच से पनपने का मौका मिले। ओके, जो कुछ तुम नहीं चाहते इसका इजहार मुझसे करने की ज़रूरत नहीं, बस तुम अपना काम अंजाम देते रहो, बादशाह खान ने कहा और ट्रांसमीटर का बटन ऑफ कर दिया। इससे ज़्यादा ग्रीथाओ से गुफ्तगू करना अपनी तौहीन समझता था। दूसरी तरफ ग्रीथाओ की न जाने क्या कैफियत थी। ट्रांसमीटर का स्विच ऑफ करने के बाद बादशाह खान किथरू की जानिब मुतवज्जो हुआ और बोला, मैंने अंदाज़ा लगाने की कोशिश की थी कि इस हिस्से में ग्रीथाओ की कोई गहरी साजिश तो काम नहीं कर रही, लेकिन मेरा ख्याल है ऐसी बात नहीं है। जनाब यारी, बहुत मुश्किल है कि ग्रीथाओ बादशाह खान के खिलाफ कोई अमल करने की जरूरत कर सके, कीथरू ने कहा और बादशाह खां हंसने लगा। कीथरू, बादशाह अपनी फितरत से मजबूर है, लेकिन यूरोप की हवाओं ने मुझे भी अय्यारी सिखाई है। मैं जानता हूँ कि कीथरू को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। बहर तौर ग्रीथाओ अपना कारोबार चला रहा है। मंशियात के अड्डों का कंट्रोल मामूली बात नहीं। बेशुमार अफराद इन अड्डों में हड़बों करते रहते हैं और ग्रीथाओ को उनकी सरगोबी भी कर देता है, और बात आज तक पुलिस तक नहीं पहुँची। ये उसकी जहानत का सबूत है। चुनांचे इस मसले पर भी ग्रीथाओ को निगाहों में रखना होगा। अगर उसने हमारा मामला अदा करने में किसी हीरो जैसे काम लिया तो फिर ग्रीथाओ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है जनाब, मैं आपकी इन हदायत पर मुकम्मल तौर पर अमल करूँगा, कीथरू ने जवाब दिया। इसके अलावा कीथरू, तुम पर हाथ रखे क्यों बैठे हो? अभी तक तुम उस शख्स का पता नहीं लगा सके जो हमें डॉज करके साफ निकल गया। आखिर वो कौन है? आप यकीन कीजिए बादशाह खां कि मेरे आदमी दिन रात इसकी तलाश में मसरूफ़ हैं। मुझे यकीन है कि कुछ देर ज़रूर हो गई, लेकिन किसी भी वक्त मैं उसे पकड़कर आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। कीथरू, ये अल्फाज मत इस्तेमाल करो। तुम फिर एक बात कह रहे हो जो नाकाबिले यकीन है। जो लोग कामयाबियाँ हासिल करते चले जाते हैं वो इतने अहमक नहीं होते कि तुम इन्हें कि उनमें से किसी को पकड़कर किसी के हवाले कर दो। मैं इतना ज़्यादा मुतजस्सिस न होता, क्योंकि बैंकॉक जराइम का अखाड़ा है और बेशुमार अफराद यहाँ तकरीरें बनाने आते हैं, लेकिन उन लोगों को उन बेशुमार अफराद में नहीं समझता। यकीनन कोई मुनज़्ज़म गिरोह मसरूफ़ अमल है और तुम इसके बारे में उसी पर सोचो। अगर तुम नाकाम रहे तो फिर मुझे कुछ और लोगों को तलब करना पड़ेगा जो ये काम करेंगे। मुझे बताओ, तुम कितने दिन की मोहलत चाहते हो? मेरा ख्याल है जनाबे वाला, मुझे सिर्फ एक हफ़्ता दे दिया जाए। इस एक हफ़्ते में यकीनन मैं कुछ न कुछ कर डालूंगा या आपके सामने आकर अपने नाकामी का एतराफ़ कर लूँगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि वो लोग कौन हैं। बस ठीक है, मुझे कुछ ज़्यादा नहीं सुनना, बादशाह खान ने जवाब दिया और कीथरू ने गर्दन झुका दी। बादशाह खान उठकर उस पर्दे की जानिब चल पड़ा जिधर से वो आया था, और फिर वो कीथरू की निगाहों से मादूम हो गया। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, हिमालय से लेकर बैंकॉक तक फैली हुई ये दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़ियात अगली किस्त में देखते रहिए। उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज़।